मैं बुलाता हूँ जनाब प्रोफेसर मोहम्मद जाफरी साहब को, जिनका टॉपिक है पुणे पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटीज, जो खुद एक काउंसलिंग प्रोसेस डिजाइनर भी हैं, आईटी कंसल्टेंट भी हैं और इस वक्त वो प्रोफेसर हैं डॉक्टर पीएन नामदार यूनिवर्सिटी में। तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि प्लीज आए और अपनी थॉट जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मोमिन। इस बड़ी महफिल में मैं अपने आप को इस काबिल बिल्कुल नहीं समझता कि मैं कुछ कहूँ, क्योंकि ये इल्म के लिए बात करने की एक महफिल मुनक़िद की गई है और मुझे किस्मत से मौका मिला है कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में काम करूँ। यूनिवर्सिटी कैसे इस्टेब्लिश होती है, मुझे मौका मिल गया है कि यूनिवर्सिटी कैसे इस्टेब्लिश होती है। अभी हमने नया कोर्स प्रपोज किया है, डिज़ाइन किया है, MCA इन AI जो आज चल रहा है। मतलब ऐसे काम करने का मुझे मौका मिला है, इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छी बात कहते हैं, कह दिए, वरना मैं इस लायक बिल्कुल नहीं हूँ। नेक्स्ट कीजिए। तो मैं अपने कुछ गुफ्तगू की शुरुआत जो है स्टैटिस्टिक्स से करना चाहता हूँ, जिसमें नेक्स्ट मैं अपनी शुरुआत में स्टैटिस्टिक्स से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी ने कहा है कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, और जो लोग बड़े ओहदों पर हैं, जो ज़्यादा लोगों को मैनेज करते हैं, उन्हें मालूम है कि आंकड़े आपको डिसीजन लेने में बहुत मदद करते हैं। और आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या बात बताना चाहता हूँ। यूँ तो सभी को मालूम है कि हमारे पास करीब 1-2 मस्जिदें हैं पूना में, और इमामबाड़ा 6 या 7 हैं, 4 जगह पे जुमा होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारा है ही नहीं, और लाइब्रेरी भी नहीं है। मैं दुनियावी लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, इमामबाड़ों में इसमें लाइब्रेरी है। और टीचर्स, मैं जहाँ तक जानता हूँ 10-12 लोगों से मिला हूँ मैं। डॉक्टर प्रोफेशन में भी कुछ लोगों से मिला हूँ मैं, कैंप में 2-1 अपनी प्रैक्टिस करते हैं। मैं कौम के हॉस्पिटल की या लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की बात हो सकती है। हॉस्टल पूना में नहीं है, कौम का नहीं, मगर मैंने देखा है कि मोमिनपुरा का इमामबाड़ा और जो है अपना हाजी मोहम्मद जवाद इस्फानी इमामबाड़ा, वहाँ भी हॉस्टल की तरह बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारा कोई अपना ग्राउंड नहीं है फुटबॉल वगैरह खेलने का, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, लेकिन हमारे इमामबाड़े में वो भी काफ़ी एक्टिविटी वहाँ पर होती हैं। कोई इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है जहाँ से कोई नौजवान अपना बिजनेस शुरू कर सके। और हमारा बिजनेस एसोसिएशन, जहाँ तक मेरी मालूमात है, 2-4 मेरे आंकड़े जो आगे पीछे हो सकते हैं। मैं जीबा को जानता हूँ, जाफरी इंटरनेशनल बिजनेस, जो ख्वाजा जमात चलाती है, उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भावनगर, मुंबई और अहमदाबाद में भी गया। और इमामिया चैम्बर, ये 2 चैम्बर हैं जो हमारे लिए अवेलेबल हैं। और हॉस्पिटल्स वगैरह, एक ग्रेवयार्ड है। नेक्स्ट। तो मैंने आपको ये फिगर क्यों बताया, आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी आने वाले वक्त के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि पूना के अंदर 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर स्टूडेंट आ सकते हैं। तो अगर कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अंजुमन हॉस्टल ही खड़े कर दे, लेकिन कोई बंदा अगर चाहे तो वो ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो मैं हॉस्टल बोलता हूँ, उसको बच्चे मिल जाएंगे, तो मतलब ये विन विन सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको फिगर्स बताए। अब आज की तारीख में हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए, हो ये रहा है कि मतलब दीन बहुत बढ़िया चीज़ है, और हमारी सोसाइटी से कहीं ना कहीं जो है टॉलरेंस कम होते चला जा रहा है। लोगों में दिखावा ज़्यादा आ जा रहा है, बजाय कलाम बशर के बंदा, बजाय कलाम इलाही के बंदा कलाम बशर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। उसको लग रहा है फॉरवर्ड करने से ज़्यादा सवाब मिलता है। जबकि मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है कि आलिम ही करे। मैं आपको बताऊं कि कुरान पढ़ना बहुत आसान है, पता नहीं लोग क्यों उसको इतना मुश्किल बना रहे हैं। कुरान पढ़ना बहुत आसान है, 5 मिनट लगते हैं, आप अपने घर में उठाइए और पढ़ लीजिए। नमाज के बाद में जो कुरान खानी होती है बहुत अच्छी है, लेकिन उस पर क्यों डिपेंड है? आपको खुद भी करना चाहिए, खुद उठाइए, कुरान पढ़ लीजिए। कभी कभी आप अपने फैमिली में, अपने घर में एक बड़ा आदमी बैठ जाए, किताब में देख के 4 वाक़या करबला पढ़ दे, वैसे भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी हम आलिम दीन पर ही छोड़ दें और हम पीछे हट जाएं। उसकी वजह ये हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें दीन में, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई कि असली चीज़ छुप गई है। किसी ने को जो मूर्ति बनाने वाले रहे, तो उससे किसी ने पूछा कि भाई यार आप इतनी कितनी बढ़िया मूर्ति कैसे बना लेते? तो उसने कहा पहले मैं इसमें मूर्ति देखता हूँ और आजू बाजू से जो दूसरी चीज़ें हटा देता हूँ, मूर्ति बन जाती है। और क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में थोड़ा सा काम करने का मौका मिल गया, एजुकेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, समझ रहे हैं? एजुकेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं बच्चों को ले जाने के लिए, स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन छोड़ने के लिए जाते हैं, वो अपने दीन उसमें भी परेशान है। एक्चुअली होना तो ये चाहिए, बच्चे ने खुद ही पढ़ लेना चाहिए, मगर आपको शायद वो सिस्टम मालूम नहीं कि कैसे करना चाहिए।
तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि एक काउंसलिंग आइडिया, व्हाट इज काउंसलिंग आइडिया, कई बार लोगों को समझ, आप अपने बच्चे के साथ 10 मिनट बैठिए, बस उससे पूछिए आपके कितने लेसन हो गए, क्या चल रहा है, उसको क्या आता है, उसको क्या नहीं आता, उससे बात करिए। क्या आप सच में उसके साथ बैठ पाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरी चीजें इतनी आ चुकी है कि इंसान को समझ में ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या, जबकि जिंदगी बहुत आसान है। कुरान पढ़ना भी बहुत आसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत कुरान पढ़ता हूँ, लेकिन कुरान में खुद अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसको बनाया आसान ताकि आप इसको समझ सको। जब मुझ जैसा मामूली इंसान बिना सीखे, चलो थोड़ी बहुत अरबी पता नहीं कैसे, मुझे तो समझ में आता है, फी मतलब में की बात चल रही है, बशर की बात चल रही है, नास की बात चल रही है, कौन से वाक़े की, तो आप भी समझ सकते हैं। और क़िबला भी आपको ये बात बताएंगे कि कुरान पढ़ना मुश्किल नहीं है, बल्कि शायद हमने उसको मुश्किल समझ लिया है। इसी तरीके से अपनी काउंसलिंग करना, अपनी फैमिली को संभालना, और एजुकेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मेरे जैसा मामूली इंसान जो एजुकेशन में बहुत मामूली रहा है, वो काफ़ी आगे तक जा सकते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने बच्चों के साथ में बैठना है। अब कोई अंजुमन आएगी, कोई कॉलेज में जाएगा, या कोई टीचर को आप 1 लाख रुपए देंगे तब वो आपके बच्चे को पढ़ाएगा, इतना मुश्किल मत बनाइए, इतना मुश्किल नहीं है। पढ़ना लिखना बहुत आसान है, न्यूमरेसी लिटरेसी आपको आना चाहिए। आपके बच्चे को इंश्योर करिए कि उसका, और सबसे बेस्ट टीचर आप ही हैं, और आपको टाइम भी ज्यादा नहीं देना है। मैं जानता हूं कि एक सर्वे के मुताबिक, आपको पता है आपका मोबाइल स्क्रीन टाइम का एवरेज क्या है? ईमानदारी से कोई है यहाँ पे मर्दों में जो बता सकता है कि मेरा स्क्रीन टाइम क्या है? आप देखिएगा और समझ लीजिएगा आपके मोबाइल का स्क्रीन टाइम क्या है। 8-8 घंटे इसमें एक फीचर होता है जिससे पता चल जाता है आप मोबाइल को रोज कितने घंटे यूज कर रहे हैं। 8-8 घंटे यूज करते हैं मिनिमम। मेरे जैसा मामूली इंसान, मगर मेरे कॉल ज्यादा होते, मेरे पास रीजन है, 2-2 3-3 घंटे उसका एवरेज टाइम होता है। तो 3 घंटे वहां दे रहे हो, 10 मिनट अपने बच्चे के साथ बैठो ना। उसकी टीचर ने क्या पढ़ाया, अच्छा पहले तुम्हें 2 का टेबल आता था, 3 का आ गया, खत्म। आपके बच्चे का लेसन नंबर 1 चल रहा था, 2 आपको मालूम होना चाहिए। एक मैनेजर को कैसे मालूम होता है बिना देखे कि मेरे कितने एम्प्लॉय, वो क्या कर रहा है, अच्छा ग्राफ ऊपर गया कि नहीं गया, ऐसे आपको मालूम होना चाहिए। बस उतना मालूम रखिए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ ये प्रूवन फार्मूला है। मैंने मतलब अपनी तारीफ के लिए नहीं कहूंगा, मेरी बेटी ने 83% लाया बिना किसी ट्यूशन में जाए, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे रेगुलर डेल पे उनके साथ में मुझे बैठना है। आपको नए 5 लफ्ज याद करने हैं, उनकी डिक्शनरी में नए 5 लफ्ज जोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब ये है, काउंसलिंग आइडिया इज व्हाट यू मीट पीपल। देखिए अंजुमन वजीफा सादात और ऐसी कई अंजुमने बहुत बड़ा काम कर रही है, पैसे देना बहुत बड़ा काम है। हम कह रहे हैं आप छोटा काम करिए, बच्चे के साथ बैठिए, अपने दूसरे कौम के जो बच्चे उनके साथ बैठो, आओ बैठो, बैठते हैं, लाओ 2 लाइन मुझे लिख के दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे, चलो अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, हैंड राइटिंग सुधारेंगे। कितनी देर? 15 मिनट। क्या ये कोई मुश्किल काम है? हो ये रहा है कि हम अप्रोच सही नहीं है हमारी। जैसे मैंने आपको बोला ना, दीन में भी इतनी सारी गैर जरूरी चीजें आ गई, दीन दिख ही नहीं रहा है। सेम एजुकेशन में हो रहा है। एजुकेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और एजुकेशन महंगा भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि स्कॉलरशिप डेफिनेटली बहुत जो है अहम रोल अदा करता है, लेकिन एजुकेशन को हमें आसान बनाना पड़ेगा, दूसरी चीज़ों से हमें हटना पड़ेगा। और मैं आपको लास्ट बस 2 मिनट में ये बात कहूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं तालीम का मकसद इल्म हासिल करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत से लोग ये समझते हैं कि तालीम का मकसद इल्म हासिल करना है। मैं आपको बता दूं, तालीम का मकसद इल्म हासिल करना नहीं है, बल्कि तालीम का मकसद इल्म हासिल करके अमल को इम्प्रूव करना है। ज्ञान का महान उद्देश्य, शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान नहीं कर्म है। जैसे मैंने आपको बहुत फिगर यहाँ पे बताए थे, तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास थोड़ा और भी स्टैटिस्टिक है। मैंने एक ही मर्द मुजाहिद यहाँ पे पुणे में सुना है जिसने IIT मद्रास से पढ़ा है, आगा रसूल। इसके अलावा होंगे 1-2 लोग, मैंने बहुत सी चीजें स्टैटिस्टिक्स में नहीं बताया। MBBS 2-3 ही लोग हैं, क्यों ज्यादा नहीं हो रहे हैं? MD कितने लोग हैं? समझ में आ रहा है आपको मैं किस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ? ज्यादा मुश्किल नहीं है। इतना अरसा गुजर गया, उसके बाद मुझे पता नहीं कितने लोगों ने IIT में पढ़ा है, वो लोग जानते भी हैं कि नहीं है। तो ये मुश्किल ज्यादा नहीं है, आसान है। मुश्किल उसके बाद शुरू होगी, उसके बाद जब, और एजुकेशन इज अ जर्नी, उसके बाद असली जिंदगी चालू होती है। उसके बाद जब उसकी शादी होगी तब मसला खड़ा होगा, शादी नहीं होगी तब मसला खड़ा होगा, जब उसे जॉब नहीं मिलेगी तब मसला खड़ा होगा, जब उसे जॉब मिलेगी और उसके बॉस के साथ उसकी नहीं जाएगी तब मसला खड़ा होगा। अब अगर उसने वो इल्म वहां पर हासिल किया है, वो उस इल्म को अप्लाई करके अपनी जिंदगी को अच्छा कर लेगा। और आखिरी बात मैं आपको बात बताऊं कि मोमिन की पकड़ दुनिया पे मजबूत होनी चाहिए, ताकतवर लोग सोसाइटी में होना चाहिए। इसलिए इमाम ज़माना नहीं आ पा रहे हैं, और वो होगा सिर्फ जब आपके पास में पैसा भी होगा।
पैसा लाने के लिए वन ऑफ द थिंग इज एजुकेशन। ऐसा कुछ नैरेटिव सेट कर दिया गया, खुल के पैसा कमाइए। पता नहीं लोग थोड़ा हेजिटेंट होते हैं, अंदर उनके होता है नहीं पैसा कमाइए, मेरे लिए पैसा कमाना फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं अपने दोस्तों में इसमें अगर मैं आपको खुल के बात बोल दूं, अगर अभी मेरा इंपॉर्टेंट काम होता जो मेरा फाइनेंशियल हो, तो मैं इस प्रोग्राम में नहीं आता। ऐसे लोग बोलने में हेजिटेंट होते क्यों ऐसे? भाई ठीक है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक नमाज की टाइम की नमाज कम कर दीजिए, लेकिन लोग अपनी प्रायोरिटी सेट ही नहीं कर पा रहे हैं। लोग खुल के सोच ही नहीं पा रहा कि मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं वो जो है रास्ते हमवार करेंगे इंशाल्लाह ताला, इमाम ज़माना के ज़हूर में आसानी होगी। मैं बहुत कुछ चीज़ें बात करना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दामन वक्त में काफ़ी कम गुंजाइश है। और इंसान जो है उसका ताकतवर होना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताऊं। आज खुले आम जो है ट्रम्प और इजराइल पूरी ताकत से जो है इस्लाम को मिटा रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास में ताकत है, इसीलिए इमाम ज़माना नहीं आ पा रहे हैं। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को इंसान अच्छा बोल देता, मुझे अच्छी तरीके से याद है इमाम मूसी साहब जब यहाँ पे उन पे बैन लगा दिया गया। जब भी कोई बोल तो क्या इमाम ज़माना आएंगे तो 1 मिनट लगेगा उनको, फ्लाइट ये सब बंद नहीं आ पाएंगे। रास्ता हमवार करने के लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा, हमें मजबूत बनना पड़ेगा। एजुकेशन इज वन ऑफ द टूल। हम इन सब पे बात कर सकते हैं। हो सकता है कि हम टाइम टू टाइम ऐसे कॉन्फ्रेंस करें। मैं तो सीधा बोलता हूँ भैया पैसे छोड़ के मैं कम्युनिटी को सब दे सकता हूँ, देता हूँ जो भी मुझे देना है, आइए मैं पढ़ा देता हूँ आपको। कई सारे बच्चे यहाँ पर भी मौजूद है जिनको मैंने सर्टिफिकेट बना के IT कंपनीज में लगा दिया। और आने वाला वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी देखना इंशाल्लाह, यहाँ पे हॉस्टल की जरूरत, मैं नहीं कह रहा हूँ आप हॉस्टल दान कर दीजिए किसी, आप इसको बिजनेस आइडिया लीजिए, अपना हॉस्टल बनाइए, आपका हॉस्टल बहुत बढ़िया चलेगा, आपको भी मिलेगा उनको भी, रात का विन विन। तो इस तरीके के बहुत सारे आइडियाज हैं, चैम्बर्स हैं जिनकी मैंने आपको बात बताया। कुछ कुछ बच्चे जो हैं गुमराही में, या बच्चे हमारे दूर निकल जाते हैं, वो इतनी दूर निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, मैंने इसीलिए आपको बताया कि हमारे अपने वो इसलिए निकल जाते हैं कि किसी ने उनको साथ नहीं दिया। अगर हमारे अपने जिम है, हमारे अपने क्लब है, तो उसी में रहेंगे, वो दीन को भी सीखेंगे और उसी जगह पे रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो, ऐसा भी होता है बहुत बार कि इल्म हासिल करने के बाद लोग बहुत दूर चले जाते हैं और फिर लोग कहते हैं भैया ज्यादा वगैरह आपको सारी बातें मालूम है। नहीं, तो इकोसिस्टम भी जो है हमें डेवलप करना होगा। कुछ आइडियाज थे जो मुझे कहे गए थे बोलने के लिए, वक्त बहुत कम था, वरना इन सारे टॉपिक पे कई देर तक बात हो सकती थी। अगर कुछ मैं गलत कह गया हूँ या ज्यादा कह गया हूँ, मैं मामूली इंसान हूँ, तो मुझे माफ कीजिएगा। बताया कि क्या है एस्पिरेंट्स और स्कॉलर्स के लिए, और बहुत अच्छे अंदाज में सारी चीज़ों को बयान किया। वक्त नहीं था, मन तो नहीं कर रहा था कि इनसे बोलने की ये जो स्टेज छोड़े, मगर गुंजाइश कम की और उन्होंने चीज़ों को समझा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।